सभी हेलो सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, अभी मैंने कल आपको जो क्लास लिया तो उसमें हुआ ये कि मुझे कुछ ये महसूस हुआ कि आपको पहले थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ, क्विक रिवीजन टाइप का करा दूँ, उसके बाद क्वेश्चन करूँ, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। नमस्ते शिवानी जी, भावना जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो ये है कि सभी लोग लगभग आ ही गए हैं। अपना-अपना जितना भी एक्चुअली में मैसेज किया जाता है उस चीज़ का विशेष ध्यान रखा करिए। कारण ये है कि आप लोग अगर लाइव रहेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा रिवीजन कराता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ, मतलब क्लियर तो हो, याद आ जाएँ। क्लियर नहीं हो जाए, याद आ जाए, जिससे कि आप आसानी से उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को ईज़ी वे में कर सकें, ये मेरा उद्देश्य है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले आपको मैं थोड़ा क्विक रिवीजन करवा दूँ। सभी को सादर प्रणाम। चलिए, देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है, इसमें हम लोगों को क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जिससे कि ये होगा कि ना कि हमारे टच में भी आ जाएगा टॉपिक। बेटा ये लाइट ऑन, टच में भी आ जाएगा टॉपिक। और टच में आने से क्या फ़ायदा रहेगा कि हम ईज़ी वे में कुछ चीज़ें जो भूले हुए होंगे ना, वो याद आ जाएँगी। देखिए, सबसे पहले 2 मेन पॉइंट्स हैं, उन पर हम डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी बॉन्ड कौन-सा होता है, आयनिक, कोवैलेंट, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम लोग बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपको पता ही है कि ये हमेशा इस बात को एक्सप्लेनेशन देती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस बात का एक्सप्लेनेशन देती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस बात का प्रमाण है कि एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है, वेरी वेरी गुड इवनिंग सीमा जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है, एमओ का जो फॉर्मेशन होता है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के कंसेप्ट से होता है। ये बात आपको माइंड में रखनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। जब वेव सेम, सपोज अगर मान लो वेव फंक्शन हम लोग जिसे बोलते हैं, अगर ले लेते हैं साई ए एंड साई बी, तो याद करिए कि वेव फंक्शन साई ए और साई बी हम लोग एलसीएओ में यूज करते हैं। जब दोनों दोनों वेव सेम फेज में हो, यानी कि अगर सेम फेज में वेव हो, आप मुझे जल्दी जल्दी सुन लेंगे तो सही रहेगा। सेम फेज में अगर वेव होती हैं तो हम लोग फाई इज इक्वल टू लिख लेते हैं साई ए प्लस साई बी। अगर मान लीजिए वेव हमारी, इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और अगर मान लीजिए आउट ऑफ फेज चली गई, यानी कि आउट ऑफ फेज अगर हम लोग बोल देंगे, यहाँ पर आउट ऑफ फेज बोल देंगे, तो आउट ऑफ फेज में हम लोग इसको फाई स्टार के नाम से भी जानते हैं, या फाई कुछ निशान बना लीजिए, साई ए माइनस साई बी हो जाएगा। ये बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगी। तो इस तरीके से होता है, दोनों को कंबाइन कर लीजिए। जब दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो फिर आपका वेव फंक्शन पता लग जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पता लग जाएगी। ये भी आपको जानकारी में है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं उनको हम लोग सिग्मा, पाई, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ, शायद मुझे लगता है समझ में सभी के आ रहा होगा। सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्बिटल की शेप जो होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक ऑर्बिटल पर। तो अगर मैं शेप की बात करना चाहता हूं तो शेप जो होती है वो डिपेंड्स होती है, किस पर डिपेंड्स होती है? शेप डिपेंड्स ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूलर शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक ऑर्बिटल पर। ये आप अच्छे से जानते हैं। फिलिंग इलेक्ट्रॉन की कैसे होती है? फिलिंग में इलेक्ट्रॉन का रूल वही लगता है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, देखिए मैंने इसको बिल्कुल शॉर्टकट कर दिया। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भी चलता है और साथ ही साथ ये अफवाऊ का प्रिंसिपल भी चलता है। इस पे दोनों प्रिंसिपल लग जाते हैं, दोनों चल जाते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है, अगर मैं आपसे कहूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से भी कर लेते हैं। एक मैं बॉक्स आपको रिप्रेजेंटेशन का बना करके दिखाई दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं सिग्मा 1s है और ये मान लेते हैं सिग्मा स्टार 1s है। ये 1s हो गया, ये 1s हो गया। इस तरीके से ये ABMO हो गई, ऊपर से ABMO हो गई और ये हो गई आपका BMO। तो इस तरीके से आप ऑर्बिटल्स को ध्यान रखिएगा। इनके ऑर्डर आपको पता ही है, ऑर्डर में हम लोग आपको बता ही चुके हैं, पहले से बता चुके हैं। जरा फटाफट आप सुनिए, स्पीड में सुनेंगे ठीक रहेगा। अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो सिग्मा भाई हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल हैं वो फॉलो करते हैं सिग्मा 1s, कॉमा सिग्मा स्टार 1s, कॉमा सिग्मा 2s, कॉमा सिग्मा स्टार 2s, कॉमा पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, कॉमा सिग्मा स्टार 2p z, फिर पाई स्टार 2p बाई 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p x इज, फिर आ जाता है यहाँ पर साइन आ जाएगा कॉमा लगा करके सिग्मा स्टार 2p z। इस तरीके से बना लेते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से लेकर के नियोन तक की बात होती है, Ne2 तक की, तो ये वाली ऑर्बिटल, ये वाली जो आपको दिख रही सिग्मा 2pz, सॉरी ये मैंने पहले स्टार बना दी है, यहाँ स्टार नहीं, सिग्मा 2pz जो है वो आ जाती है आपकी, सॉरी मैं, हाँ ठीक है, सिग्मा 2pz यहाँ पर जो दिख रही है ये वाली ऑर्बिटल आपकी शुरुआत में बन जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2pz, कॉमा यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p बाई हो जाएगा, सिग्मा 2pz हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। ठीक है, अब ये वाली ऑर्बिटल जो होती है ये जंप करके यहाँ पर बीच में आकर के फिट हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, फिर आ जाता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो एक्चुअल में होता यह है कि जब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जंप कर जाती है, कार्बन केवल कार्बन मोनोऑक्साइड का ही एक ऐसा केस है जो डिस्टरबेंस पैदा कर देता है, यानी कि इसकी जो सिग्मा स्टार p ऑर्बिटल होती है ये जंप कर जाती है और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बदल देती है। अब यही कंडीशन सिग्मा प्लस में भी रहती है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सही से पढ़ लेते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अधिकतर जो मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर, एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ये बात भी आप ध्यान दे लेना, ये बात भी आप ध्यान दे लेना। अब सबसे पहले इन्हीं पे बेस हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे क्वेश्चन ही करेंगे सीधे सीधे। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या बताना, इसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक आपको हाइब्रिडाइजेशन को भी जानकारी में रखना चाहिए। यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, यानी अगर पैरामैग्नेटिक है
पैरामैग्नेटिक है तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अनपेयर्ड होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए। अगर डायामैग्नेटिक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, डायामैग्नेटिक है तो ये यहाँ पर पेयर्ड होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पर चलते हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, ये बात डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। अब आपको ये पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीके के हम लोग पढ़ेंगे, एक तो sp पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा नंबर 2 आपकी sp2 पढ़ेंगे, नंबर 3 sp3 पढ़ेंगे, है ना, नंबर 4 sp3d पढ़ेंगे, नंबर 5 sp3d3 पढ़ेंगे, sp d2 पढ़ेंगे और उसके बाद नंबर 6 sp3d3 पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हम लोग यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देंगे, इतनी तो हमें पढ़नी। बाकी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा जाता है, DsP2, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड में सिग्मा स्टार 2p, अच्छा CO प्लस में सिग्मा स्टार यहाँ बनाना पड़ेगा, मैं बोला था लेकिन मैंने बनाया नहीं, सिग्मा स्टार 2s यहाँ पर आ जाता है, मैंने बोला था लेकिन बाई चांस मैं नहीं बनाया हूँ, ठीक है, कोई नहीं, आप इसे बना लीजिएगा। चलो अब क्या करते हैं, हम इनकी शेप और डिटेल आपको पता ही है भाई, शेप और डिटेल एग्जाम्पल में भी बताएंगे, लेकिन एक फार्मूला साथ ही साथ पढ़ लीजिएगा जिसका नाम है H इज इक्वल टू हाफ और V प्लस M माइनस C प्लस A, ये हो जाता है, ये आपको पता है। H क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दिलीप जी समझ गए ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम है, इन सेंट्रल एटम है, फार्मूला आपको पता होगा, पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। और C का मतलब है कैटायन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और A का मतलब है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इस तरीके से करिएगा। अब आगे इस पे एक फार्मूला और है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालनी है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर गिन लीजिए। अगर सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर यहाँ पर 2 आता है तो आंसर आपका आएगा sp। अगर 3 आता है तो sp2 आ जाएगा, 4 आता है तो sp3, m नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, m का मतलब है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, जिनकी वैलेंसी जो होती है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, जितने फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ये मोनोवैलेंट है। और ये डाईवैलेंट में ऑक्सीजन आ जाएगा, ट्राईवैलेंट में नाइट्रोजन आ जाएगा, वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो सब जीरो कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर वैल्यू यहाँ पर 5 आती है तो sp3d हो जाता है, अगर वैल्यू 6 आती है तो sp3d2 एंड सो ऑन, आपको पता है, ठीक। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, इनकी शेप और एंगल जरूर ध्यान दीजिएगा, शेप और एंगल हाइब्रिडाइजेशन पर जरूर ध्यान देना, ये पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो आप बताइएगा 180 का एंगल, ये सब पता है। लेकिन एक चीज जो और भी एग्जाम में आई है, करेक्टर की बात जरूर आई है, sp में जो s कैरेक्टर है, sp में जो s कैरेक्टर है वो कितना है? वो 50% है, इस बात का ध्यान देना। और अगर sp2 में देखेंगे तो s कैरेक्टर जो होगा वो कितना? 25%, 33% हो जाता है, 33% हो जाएगा, यानी कि 33.3 होता है, 33 लिख लीजिए आप। sp3 के अंदर हो जाता है एस करेक्टर आपका 25% हो जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी एंगल एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। चलिए अब आ जाते हैं, हमारे एक थ्योरी है जिसका नाम है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर
रिपल्सन थ्योरी, BSEPR थ्योरी। अब ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में इसकी फुल फॉर्म भी आई थी, आपको याद होगा कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और ये ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। यहाँ पर मेन हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करते हैं। बाकी देखिए सभी लोग इस बात को जान लीजिए, फुल चैप्टर की वीडियोस लगातार पड़ी हुई हैं, आप प्रॉपर वे में उन वीडियोस को देख करके पढ़िए। यहाँ पर मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, नहीं सोचो कि सर लिख नहीं रहे हैं, ये सब चीजें नहीं सोचिएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री यहाँ ये बताएगा, शेप मॉलिक्यूल की बताएगा, शेप बताएगा और एंगल बताएगा, इतनी चीजें ये हमारी थ्योरी समझाती है, ठीक है। तो रिपल्सन हमेशा इस तरीके से होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इस तरीके से अरेंज हो जाएं कि उनकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्सन उनका मिनिमम हो जाए। ऐसी बात भी आपको अपने दिमाग में फीड करके रख लेनी है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब यहीं पर आपको बॉन्ड लेंथ पे बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हमेशा मल्टीपल बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो मल्टीपल बॉन्ड की कम होती है, और उससे कम जितना मल्टीप्लिसिटी घटती चली जाएगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ लिख सकता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ लिखा जा सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका है बॉन्ड लेंथ का है। लेकिन डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो मल्टीप्लिसिटी के साथ में बढ़ती चली जाती है। डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिसोसिएशन एनर्जी का, डिसोसिएशन एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा हुआ। बात शायद मेरी समझ में आपको जरूर आ रही होगी। अब यहीं पर दो तीन बातें आपको और बताता चलता हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती तो बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड लेंथ जो होती है ये CH की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर sp2 होगा तो फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की घटेगी ही घटेगी, है ना। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर द s करेक्टर शॉर्टर इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड हेंस शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। ऐसे याद कर लो तो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये पॉइंट बना दो, मुझे लगता है ये पॉइंट सही रहेगा। ग्रेटर द एस करेक्टर, ग्रेटर द एस करेक्टर शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और ये याद ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये ध्यान रखना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैंने बताया मल्टीप्लिसिटी के साथ बढ़ती है। अगर हम लोग दोनों की बात करें, HF मान लो मॉलिक्यूल हमारे पास में है, HF की जो बॉन्ड एनर्जी है अगर हम लोग ध्यान दें, बॉन्ड एनर्जी इन दोनों के बीच ज़्यादा होगी और बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो HCl हो जाएगा, इसके बाद HBr हो जाएगा, फिर HI हो जाएगा। तो यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो मुझे लगता है कि मैं ये साइन हटा दूं यहाँ से और कॉमा लगा देता हूं तो मेरी दोनों बातें एग्री हो जाएंगी। ये हो गया कॉमा और नीचे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है, बॉन्ड लेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जा रहा है। इस चीज का आप ध्यान दो विशेषकर से, ठीक है। ये बात आप स्टार बना करके नोट कर लो, ये आ सकता है पॉइंट एग्जाम में। अगर मैं और एक बात करूं वो बात ये है कि कार्बन कार्बन तो मैंने बता दिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ द लोन पेयर की वजह से, ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होती है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कार्बन यानी लोन पेयर यहाँ पर ज्यादा कहाँ है, पहले ये चेक करो आप, ये ऑक्सीजन हो गया और ये आपका फ्लोरीन और फ्लोरीन हो गया। तो यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि लोन पेयर जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ही बॉन्ड की एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इस बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आप लेकिन बॉन्ड डिस्टेंस घटती चली जाएगी, ये बात भी आप ध्यान देना। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि लोन पेयर, तो यहाँ पर एक एक बचेगा
और यहाँ पर आपके 2-2 लोन पेयर बचेंगे और यहाँ पर आपके 3-3 लोन पेयर बचेंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ बढ़ेगी और ये जो रिपल्सन हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। तो बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि मल्टीप्लिसिटी जो होती है जब बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, ये ध्यान देना। और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। सही से ध्यान देना, यानी पता लगा उल्टा याद कर लो, मैंने साइन जो है बॉन्ड लेंथ का लगा दिया है, तो आप ध्यान देना इन अगर एनर्जी का लगाना चाहो तो एनर्जी का लगा लो नीचे, पता लगा आप बाद में कंफ्यूज कर जाओ। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, यहाँ लिखे दे रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन होता क्या है कि मल्टीप्लिसिटी की कंडीशन भी चलेगी। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। चलो दोबारा समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है समझा देता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, हो सकता है बोलने में कोई फर्क आया हो। देखो सिंपल सी बात यह है कि कार्बन के चारों तरफ अगर मैं नोट कर पाता हूं तो कार्बन के चारों तरफ सभी बॉन्ड सेटिस्फाइड है, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। हाँ तो सही, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की ही तो बात हो रही है, वही बात हो रही है, वही सुनो ध्यान से। हो सकता है मैंने कुछ वैसे बोला हो। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक एक लोन पेयर बचेगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा तो ये इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। फ्लोरीन फ्लोरीन में ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, हाँ ये हो गया, ठीक। अब आपने क्या करना है, आपसे पूछे कि ये बताओ कहाँ ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको एक चीज़ ये बताऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ेगी तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉन्ड एनर्जी भाई रिपल्सन तो आपको ठीक है, रिपल्सन तो होना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एनर्जी मेरे हिसाब से बढ़नी। देखो आप एक चीज़ और बताओ, एक सिंपल सा ट्रेंड होता है, एक सिंपल सा ट्रेंड होता है कि लोअर वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाई रिपल्सन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये केवल ये एक्सेप्शनल केस है इसी का, ये केवल एक्सेप्शनल केस है इसी का, ये बात तो आप ध्यान दो। इतना ये यहाँ पर मैं बोलने वाला था लेकिन अभी रुका हुआ हूँ। केवल फ्लोरीन में यहाँ होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, रिपल्सन होगा। क्यों होगा? ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर की वजह से होगा शिवानी। अब बात समझ में आई? तो ये बात आप ध्यान दो, बॉन्ड एनर्जी का यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ता हुआ क्रम चलेगा, लेकिन फ्लोरीन पर आकर के ये फेल हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन में कंडीशन ये कि वहाँ पर एक्सेप्शनल केस लग गया, क्योंकि वहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये चीज़ आप ध्यान दो, बस और कुछ नहीं यहाँ पर है। अब इसके बाद चले आते हैं, आपको बॉन्ड ऑर्डर भी पता है, बॉन्ड ऑर्डर मैंने बता ही दिया है, अब तो शायद कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। बॉन्ड ऑर्डर भी बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बता दी है, और एक तरीके की आप रेजोनेंस भी ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस को भी आपको, रेजोनेंस पे भी आपको ध्यान देना है, रेजोनेंस, रेजोनेंस पे ध्यान देना है। अब रेजोनेंस में आपको मैंने जो वीडियोस में पढ़ाया है उसको आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट। दो तीन बातें मैं आपको बता दूं, लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। लैटिस एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है? अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को उनके कंस्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने के लिए,
जैसे कि NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर, ये ध्यान देना। लैटिस एनर्जी को U से भी रिप्रेजेंट करते हैं और LE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली U से ही करते हैं। अगर यहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ब्रेक होगा, अब मान लीजिए इन दोनों का द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ बॉन्ड, और अगर जोड़ेंगे तो रिलीज हो जाएगी। तो उल्टा सीधा दोनों एक समान है, एंडोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है वैल्यू। तो लैटिस एनर्जी अगर पॉजिटिव साइन के साथ में है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक है, और अगर रिलीज हो रही है तो नेगेटिव साइन के साथ होगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, दोनों होती है, ठीक है। बॉर्न लेंडे इक्वेशन अगर आपसे पूछी जाए कि बॉर्न लेंडे इक्वेशन क्या है, तो ये शायद आ भी चुकी, बॉर्न लेंडे इक्वेशन, तो यहाँ लिखे दे रहा हूँ, बॉर्न LANDE, बॉर्न लेंडे इक्वेशन। ये बॉर्न लेंडे इक्वेशन क्या चीज है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। U बराबर होता है N नॉट या एवोगैड्रो नंबर, Na लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैपिटल A ये हो गया आपका मेडुलम कांस्टेंट कहलाता है, और Z पॉजिटिव, फिर आपका Z नेगेटिव इंटू E स्क्वायर। Z पॉजिटिव क्या चार्ज है कैटायन एनायन के, ठीक है, और E क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ब्रैकेट में डालिएगा वन माइनस, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, 1 - 1/n। टोटल इसका नीचे कर दीजिए R0। ये R0 का रेडियस, कौन सा रेडियस, या इंटर आयनिक डिस्टेंस बोल सकते हो। तो सबकी बातें मैं लिखे दे रहा हूँ, ये इक्वेशन कभी धोखे से पूछ ली जाए तो आपको पता रहनी चाहिए। नंबर 1, N इज नॉट क्या है, एवोगैड्रो नंबर, याद रहेगा ना। उसके बाद ए क्या है, ए जरूर याद रख लो, मेडिलम मेडिलम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, मेडिलम कांस्टेंट कहलाता है। इसके बाद एन, ये एन जो नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाला नंबर, ये इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्न एक्सपोनेंट। यहाँ पर बॉर्न एक्सपोनेंट, ये इक्वेशन पूछी जा सकती है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक याद कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, आप लोग याद कर पाएंगे इसे। इसके बाद जेड पॉजिटिव एंड जेड नेगेटिव क्या है, चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयंस है, ये चीज ध्यान दीजिए। और आर नॉट क्या है, इंटर आयनिक डिस्टेंस, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ इंटर आयनिक, और यहाँ पर डिस्टेंस में लिखे दे रहा हूँ, तो याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार मैसेज करिए, मुझे भी लगे कि हाँ ठीक है। अब आप एक चीज और याद करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझो कि ये क्वेश्चन देगा यहाँ से, जितना कैटायन पे चार्ज होगा और एनायन पे चार्ज होगा, उतना ही लैटिस एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। देखो शिवानी, बात मेरी समझ में आ रही, स्टार बना करके पहला पॉइंट, Na प्लस F माइनस लेस देन हो जाएगा, बताओ यहाँ पर Mg डाई पॉजिटिव और यहाँ पर F2 नेगेटिव, यहाँ पर Mg डाई पॉजिटिव और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव। तो जितना फोर्स बढ़ेगा उतनी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का मैंने बना दिया। यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया है 4πε0। मैंने इसलिए नहीं लिखा है शिवानी, क्योंकि उसका कारण ये है कि मैंने R0 लिया, R लोगे तो लिखा जाएगा, R लोगे तो लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हो जाएगा स्टेबिलिटी का। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर लैटिस एनर्जी देखें तो स्मॉल इज द, स्मॉल एल्कली मेटल का साइज क्या होगा, Li का अगर हम साइज देखें तो F का ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, कैटायन का साइज छोटा हो गया, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। फिर आप NaF पर आ जाओ, थोड़ा बढ़ गया साइज, फिर आ जाओ आप KF पे आ जाओ, फिर आप आ जाओ RBF ले लो, फिर आप आ जाओ
CSF ले लो, तो ये आपका लेटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ लेटिस एनर्जी मतलब U जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस में बोल सकता हूँ, है ना। कितना इंटर आयनिक डिस्टेंस याद रहेगा ना, इंटर आयोनिक डिस्टेंस लिखा जा सकता है। ऐसे लेटिस एनर्जी अगर मैं हैलाइड की ले लेता हूँ, हैलाइड मान लो आपने अलग अलग ले लिए, तो LiF हो गया, फिर ज़्यादा होगी किससे, LiCl का साइज आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, फिर LiBr हो जाएगा और फिर आपका LiI हो जाएगा। तो लेटिस एनर्जी हैलाइड की होती है, अल्कली मेटल की डिक्रीज करती चली जाती है। ये बात भी कुछ इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, आई का साइज बड़ा हो चुका है, ठीक है। लेटिस एनर्जी मतलब LiF की ज़्यादा होगी, CSF की लेटिस एनर्जी कम हो जाती है। अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड में भी BeO की ज़्यादा हो जाएगी MgO के कंपैरिजन में, फिर CaO के कंपैरिजन में, फिर BaO के कंपैरिजन में। साइज को ध्यान दो, लेटिस एनर्जी ऑक्साइड के अल्कलाइन मेटल की ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी लिखा हुआ मैंने, समझ में आ रही बात, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी, इसको जरूर ध्यान देना, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है, मेटेलिक बॉन्ड आपको पता है, ये सब जानकारी है। तो इन्हीं पे बेस हम थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे। एक तो क्वेश्चन का फोकस रहेगा, एक तो आप ध्यान देना हाइब्रिडाइजेशन पर, हाइड्रोजन बॉन्ड पर, ये पूरा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब पर पूरे टॉपिक डिटेल्ड स्टडी केमिकल बॉन्डिंग में दे रखी। हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर आपका केमिकल बॉन्ड होते हैं, ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। केमिकल बॉन्ड में आपको याद दिला रहा हूँ कि ये सब चीज़ें चैप्टर वाइज वीडियोस जो डाल रखे हैं उनमें पढ़िए। यहाँ हमारी प्रैक्टिस हो जाए तो हमें थोड़ा सा हमारी प्रैक्टिस मजबूत होती रहेगी, क्योंकि पढ़ना वही है जो आपको किताबों में लिखा है, और मैं बताता हूँ वही चीज़ें जो भाई मैं भी किताब से की ही मदद लेता हूँ। लेकिन क्या है कि अगर वही चीज़ बार बार रिपीट करेंगे तो समय खराब हो जाएगा। तो समय बचाने के लिए हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी करते रहें, वो क्विक रिवीजन करवाते रहें, ठीक रहेगा, है ना। बोलिए अगर आप एग्री हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाइपोल मोमेंट भी मेरे हिसाब से देख लीजिएगा, डाइपोल मोमेंट, बाकी लोग बोल नहीं रहे, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। तो ये म्यू हो गया, इसको पढ़ लेना। केमिकल बॉन्ड के जो टाइप हैं उन सभी टाइप को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनको भी ध्यान से पढ़ना, ठीक। चलिए पोलर नॉन पोलर सब पढ़ लोगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा रिवीजन करा दूंगा तो कुछ बातें याद आ जाएंगी, अन्यथा आप परेशान रहेंगे, और कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 193 से मैंने उठाए हैं एक बुक से, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को करिए, बड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 193 का जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 193 जी बोले, क्वेश्चन नंबर 193 अच्छा क्वेश्चन है, एक बुक की मदद ली है मैंने इसमें, उसमें मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो मैंने उनको यूज किया है जी। 193 स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द हाइब्रिडेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड बोरॉन। नाइट्रोजन बोरॉन को अगर हाइब्रिडेशन देखें, जूम कर दें, चलिए जी बताइए ना, 193 का फटाफट जवाब दीजिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 193 दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे अगर कॉम्प्लेक्स आपने देखा है तो। स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द हाइब्रिडाइजेशन अपना वन कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। तो आपको ध्यान देखिए, यही होता है कि बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। मेरा मॉलिक्यूल ये है, मॉलिक्यूल ये है, और इस मॉलिक्यूल में आप दोनों को sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही पाएंगे, दोनों को sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही पाएंगे।
हाँ, तो यही तो बात, यही दिस इज द कंपटीशन। इसी में लोग गलती करके आए झारखंड में। झारखंड में दोनों ऐसी ही गलती किए हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, टेट्राहेड्रल शेप ज्योमेट्री होगी, पिरामिडल नहीं होगी, टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि लोन पेयर नहीं बचा है। दीक्षा क्वेश्चन सही से पढ़ो, क्वेश्चन सही से पढ़ो। स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बोरोन इन 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3। कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, अलग अलग की बात नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान दो। जल्दीबाजी आप ना करो, नहीं तो सब क्वेश्चन अच्छे खासे आते हुए आपसे गलत हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग आपने निकाल दिया है, गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अगर आप स्पीसीज देखो तो इस वाली स्पीसीज पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। ऑक्सीजन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव पर दिखाई देंगे, और अगर O2 डाई नेगेटिव पर कोई अनपेयर्ड नहीं होगा, ये बात भी निश्चित है, ठीक है। चलिए इसके बाद अनोडल कंटेनिंग, ध्यान दो, अनोडल कंटेनिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एग्जिस्ट इन, हमेशा कहाँ होती है, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम लोग बात करें कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो जब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्चुअली में ये वाला एरिया होता है, लेकिन बात नोडल कंटेनिंग, तो आपने नोटिस किया होगा जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनती है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनती है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्बिटल होती है, यहाँ पर ये नोडल एक्सिस आपको दिखाई देता है, जहाँ पर तो एंटी बॉन्डिंग में होती है, यानी यही एक ऑप्शन हमारे पास में समझ में आ रहा है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में ही होती, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द बॉन्ड ऑर्डर 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3 ही आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3 ही आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3 ही आएगा, तो यानी 1 2 4, 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट यहाँ पर आ जा रहा है, ध्यान दो। इसी तरीके देखो आपको सही लग रहा होगा, रिवीजन भी हुआ, थोड़े क्वेश्चन भी हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से आपको थोड़ा ठीक लगेगा, कर लेंगे। ये क्वेश्चन झारखंड में आया था, लोग उसमें सॉरी बिहार में आया था, इस वाले ये वाला स्ट्रक्चर आया था, ये वाला क्वेश्चन मेरा ही क्वेश्चन था ये, और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, मैंने कहा कि सर शेप लीनियर होगी, मैंने बताया कि ICl2 का जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव का वो लीनियर है, लेकिन कितने विद्वान लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, नहीं माना, है ना। तो 197 पर आ जाइए, 197 पर आपको दिखाई देगा ये वाला तो लीनियर साफ दिखाई दे रहा है। BRF3 जो होगा, BRF2 पॉजिटिव को अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ तो ये एंगुलर होना चाहिए, एंगुलर होना चाहिए, और ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ये वाला टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और AlCl4 डी, जो डी है ये होना चाहिए, डी वाला थर्ड पिरामिडल हो जाएगा, इस तरीके से चेक करो, चेक करके देखो जरा एक बार, सही लगाएं, गलत तो नहीं है। 97 का ए होगा, डी का 5, हाँ चेक करो जरा एक बार, मिलान करो, ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा आपका फिफ्थ, और सी का हो जाएगा सेकंड, पिरामिडल होगा। चेक करो, यहां पर थोड़ी मिस्टेक लग रही मुझे, चेक करिए, इसको चेक करो, नहीं बोल रहे हो, इसका आंसर नहीं बोल पा रहा है, कोडिंग आपको दे रखी है, इनमें चेक करके बताओ यार।
हाँ और ना का जवाब दो, नहीं तो फिर मैं बताऊं 97 का ए आ रहा है। देखो ये ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो कोई बात नहीं, बी का ऑप्शन है। BRF 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से BRF 2 छप गया, BRF 3 होना चाहिए। देखो BR और यहाँ पर F को जो है वो ऐसे आना चाहिए, BRF 3 होना चाहिए। और इस पे 1 2 3 4 5 और एक ने पॉजिटिव लगा दो इस पे। ए का ए आ रहा है और बी का बी आएगा, बी का बी पिरामिडल, ठीक। और सी का क्या आना चाहिए, सी का डी आ जाएगा, सी का हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, फोर्थ आ जाना चाहिए। और डी का ई आ जाएगा एंगुलर, टेट्राहेड्रल आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा है कि ये कुछ गलत हुआ है यहाँ। BRF 3 ट्रायंगुलर आएगा। थोड़ी कंफ्यूजन है, बोलिए। थोड़ा मुझे डाउट इसमें लग रहा है, BRF 3 होना चाहिए, बोलिए ना। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की वजह से चला गया तो 1 2 3 और 4 5 6 7 हुए, ये कंडीशन हो जाएगी। शेप तो पिरामिडल आएगी ना, तो यानी कि बी का जो है वो शेप तो एंगुलर आएगी, शेप पिरामिडल आएगी। हाँ शेप पिरामिडल हो जाना चाहिए, BRF 2 है तो फिर इसके हिसाब से तो एंगुलर हो जाना चाहिए ये अगर 2 ही रहता है तो ये एंगुलर हो जाना चाहिए, अगर ये 2 ही रहता है तो ये एंगुलर हो जाना चाहिए, सही है। ये अगर 2 ही रहता है तो ये एंगुलर हो जाएगा, ये हो गया एंगुलर, बेंट नहीं होगा, एंगुलर हो जाएगा, अब सही आ गया। ये एंगुलर हो जाएगा। और ClF4 जो है वो अब हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और ये डी जो है वो हो जाएगा आपका, डी का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आएगा, ये आएगा जी। अब चेक करिए, यही आएगा। चलिए ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी मशक्कत हुई, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर इसका यही है, एग्जैक्ट यही आएगा, सी आएगा, ठीक। देखिए ऐसे होता है कभी कभी, डाउट कैसे पैदा होते हैं, ऐसे ही पैदा होते हैं। 98 पे आइए, 198 पर आइए। द करेक्ट सीक्वेंस इन विच बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, क्वेश्चन अच्छा था। द करेक्ट सीक्वेंस इन विच बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, यानी कि 198 में देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा होगा, तो मुझे लगता है कि आंसर फिर आपका यही सही हो जाएगा, आंसर ये ए वाला सही हो जाएगा, ये ठीक है। समझ में आ रहा है, शिवानी, लुबना, दिलीप, अजय प्रताप एंड सो ऑन, जो लोग भी हैं इस पर एक बार, अजय और दिलीप आप लोग बोल ही नहीं रहे हो यार, बोला करो ना, बोलोगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। among the following compounds of the boron, the species which also form the pi bond in the addition of the, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने बैठे हैं ना, हम विद्वान है ना आप विद्वान है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ डिस्कशन करिए। among the following compounds of boron, the species which also form pi bond in addition to sigma bond, तो आपको पता होना चाहिए। 199 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन BF3 आएगा, पाई बॉन्ड बना लेता है, सिग्मा ही बना लेता है जी। 99 का ए तो नहीं आएगा। among the following compounds of boron, the species which, 199 बताइए, सी ऑप्शन आएगा, 199 सी ऑप्शन आएगा या डी आएगा, बनाना बॉन्ड, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये किस में आएगा, B2H6 में आएगा ना, ये B2H6 में आता है, B2H6 में आता है।
सी ऑप्शन आ जाएगा। डी अजय प्रताप, डी क्यों आएगा? बनाना बॉन्ड तो केवल इसमें ही आता है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन द स्पीसीज विच आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। हाँ, B2S6, बिल्कुल 100% B2S6 ही आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आपने बिल्कुल जवाब दिया है, वेरी गुड। इसको मैच करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी है 200 वाला। 200 वाले क्वेश्चन को मैच करिए। 200 वाला क्या कह रहा है? 200 वाला ये कह रहा है कि MnCl5, तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो इसका मतलब Cl5 है। ये मतलब हुआ कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगी? डी की, एक तो डी होगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है। चलो मिलाओ, एक एक करके मिलाना शुरू करो। मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। डी वाले का तो फोर्थ मिला लो, ऐसे मिलाओ। डी का फोर्थ केवल एक में ही दे रखा है, और अब सी का लगाओ। सी का ये हो गया, सेकंड हो गया, यानी ये आ गया। तो अब बाकी क्या बचा? फिर मेरे हिसाब से आंसर ए ही आ जाएगा। मिला लो, अब तो फिर बचा ही नहीं कुछ, दो ही ऑप्शन बचे हैं, ए ही आ जाएगा। डी का फर्स्ट बी आएगा, सॉरी, डी का फोर्थ में बोल रहा हूँ, डी का फर्स्ट आएगा, सही है, डी का फर्स्ट सही है। ठीक है, ठीक है दीक्षा, sp3 भी मिलाना है ना? हाँ, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ये भी लिखा हुआ है ना। नहीं सही कह रहे हो, ये भी लिखा हुआ है, इस पे भी ध्यान दो। नहीं प्रीति, दीक्षा, मेरे कहने से नहीं, एक चीज ध्यान दो, डी वाले में एक खास बात ये भी दिख रही है, डी वाले में ये भी दिख रहा है कि DXY भी यूज हुई है, तो इसी में यूज हो सकती, बाकी नहीं होगी। अगर हम क्लोरीन का कन्फिग्रेशन लिखें, क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, फिर यहाँ पर 3D भी आ जाएगी। नहीं सही है वो ऑप्शन, ऑप्शन तो ए ही सही होगा। ऑप्शन प्रीति वर्मा सही कह रही हूँ, ए ही आएगा। हम डी का फोर्थ ये वाला हम फोर्थ ये समझे, इसको ए से 1 मिलाना है ना, डी को मिलाना है फोर्थ से, सही है। sp3 यहाँ भी दिया था ना, इसलिए थोड़ा डाउट हो गया। उसके बाद सी पे आ जाइए, ये तो बिल्कुल सही है, सी वाला, सी वाला तो बिल्कुल सही है। फिर बी वाला जो है वो ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा, एक बचा, मिला दो, ए ही ऑप्शन आएगा प्रीति, दीक्षा ए ही आएगा, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान दिक्कत आपको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आई 201 पे आइए। अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर द डाई एटॉमिक स्पेसीज, डाई एटॉमिक स्पेसीज की मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो पैरामैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता है, और 0 है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका मतलब है अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाना चाहिए? डायामैग्नेटिक होना चाहिए। लगाओ 201 का जवाब दो, 201 का जवाब दीजिए। सी लगा रहे हो? ये तो दोनों काट ही दो, ये दोनों काट दो। दीक्षा, तुमने शायद ये वीडियो मैंने बना करके आपके कंटेंट में अपलोड किया है कि कब हम लोग dx/dz² कंसीडर करेंगे और कब हम dx²/y² कंसीडर करते हैं, ये मैंने आपको बताया। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और p की ऑर्बिटल आप जब कंसीडरेशन करते हैं तो बात sp3 की हुई, लेकिन यहाँ पर ClO4 नेगेटिव है तो ये हो गया पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और पेंटागोनल बाई पिरामिडल में dsp3, और dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो लास्ट वाली होती है, लास्ट वाली। लास्ट का मतलब है शुरू के जो T2G लेवल के बाद चलोगे, एक ये dxy, डी मिटा करके दोबारा बना देता हूँ, जगह कम है। लास्ट वाली का मतलब बता देता हूँ, dxy dy dz² y²। देखो यहाँ dxy
डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये वाली ऑर्बिटल हमेशा यूज होती है। इसके अंदर ये होती है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होती है। नहीं, ClO4 पे नेगेटिव है मनु, ClO4 पर नेगेटिव है। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नेगेटिव का मतलब भी तो कहीं लोन पेयर है ना, पूरा लोन पेयर बचा है, ये लोन पेयर पूरा बचा हुआ है। O ऐसे करके O, ये O और ऊपर आप ClO4 देख रहे हो ना, 3 ये हो गए और एक लोन पेयर बचा हुआ है, पूरा लोन पेयर ऐसे करके ये बचा हुआ है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। हेलो, हाँ सीमा क्या कह रही हो बताओ। लोन पेयर सर उसमें नहीं है। हम्म, लोन पेयर तो बचा ही नहीं है किस पर? ClO4 पर। नेगेटिव भी तो लगा है, वो कहाँ जाएगा? तो सर Cl में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव का 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। आया, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 है, सही 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 कह रही हो, सही कह रही हो। 1 मिनट रुक जाओ, 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है रुक जाओ, लाइन पर रहना, सही कह रही हो। यानी कि Cl हो गया, इसके चारों तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन 1 2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, DsP2 हो जाएगी। DsP2 हो सकते हैं, लेकिन सर हाँ, DsP3 नहीं होगी। नहीं वो गलत प्रिंट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, DsP2 होगी, सही कह रही हो। अब DsP2 के हिसाब से तो एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर DX2 Y2 भी दिया हुआ है, तो हाँ सर ये हो सकता है। हाँ, तो ये DX2 Y2 इसी में ही आएगा, ठीक कह रही हो आप, बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे ध्यान रहा कि लोन पर बचेगा, नहीं लोन पर नहीं बचेगा, सही है बिल्कुल आपकी बात, ठीक सही है, सही है, ओके सर। ठीक 100% यू आर राइट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पे आइए, 201 पर आइए। हाँ मनु ठीक कह रहे हो, रिजेंबल करेगा, XeO4 के रिजेंबल होना चाहिए, 100% होना चाहिए, हम आपकी बात से सहमत हैं। जी बताइए अगला 201 बताइए। 201 वाला बताइए, हो गया वो, ठीक फाइनल हो गया, उसमें कुछ नहीं रहा, अब हो गया। हाँ शिवानी सही, आप भी सही करें, ClO4 जो है वो पेयर्ड हो जाएगा। जी, बॉन्ड ऑर्डर, हाँ ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है वो डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक डन है, पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर्ड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, वेरी गुड, नाइस, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। देखिए कहीं कहीं पर अगर जल्दी में गड़बड़ लगे तो ध्यान देना। अगर बॉन्ड ऑर्डर इज 2 एंड इट इज पैरामैग्नेटिक, तो ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो ये भी है, लेकिन यहाँ C2 दिया हुआ है, ये C2 दिया हुआ, इस बात का ध्यान देना, C2 C2 दिया है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये O2 होता, अगर ये O2 होता यहाँ पर, तो फिर जवाब ये हो जाता, तो ये जवाब हो जाता, C2 दिया है इसीलिए जवाब ये होगा, अन्यथा जवाब C हो सकता था। ठीक है, कंफ्यूजन ना, इसीलिए मैंने सर्किल बना दिया था उस पर। द ग्राउंड स्टेट, ये टर्म सिंबल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये तो बात की बात है, इसे छोड़िए, टर्म सिंबल अभी जरूरत नहीं है, पीजीटी में है नहीं, टर्म सिंबल पीजीटी में नहीं है, टर्म सिंबल पीजीटी में नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन किसी दिन आपको बता देंगे, ये निश्चित है। चलिए 203 वाला क्वेश्चन बताइए, 203 वाला फटाफट कर लो जल्दी, थोड़े बचे हैं, 203 वाला बताइए।
इन अ सॉलिड ए बी हैविंग द NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर, ए एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर, तो ए का नंबर हो गया आपका 1/8 इंटू 8 मतलब 1। इफ ऑल द फेस सेंटर एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, अगर मान लीजिए इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, एक एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस, एक एक्सिस रिमूव करना है केवल, ध्यान दो, एक एक्सिस रिमूव करनी गुरुजी, गलत कर रहे हो आप लोग, एक एक्सिस रिमूव करनी है, ये बात ध्यान दो, नहीं तो मामला गड़बड़ा रहा है आपका, ठीक है, ध्यान दो। अब मान लीजिए आपने ये एटम लिया, समझो गलती ना करो, ये एटम लिया पूरा क्यूबिक यूनिट सेल ली, तो कॉर्नर वाला तो आप निकाल चुके हो, लेकिन एक आमने सामने का एक रिमूव कर दो, कोई एक रिमूव कर दो, एक रिमूव करो आमने सामने का कोई भी, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए नहीं तो गलती फिर होगी। तो एक्सेस कितनी बचेंगी यहाँ पर, हमारे पास बचेगा हाफ होती हैं, और हाफ में केवल 5 बचेगा, ठीक है। और कह रहा है कि कॉर्नर ऑफ द क्यूब इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, जब रिमूव की जाएंगी तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये जो 8 कॉर्नर है यहाँ पर, एक एटम यहाँ से भी चला जाएगा, उपाय ध्यान दो भैया, एक एटम वहां से भी चला जाएगा, तो फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस अगर आप करते हो तो फिर आपके सामने ऑप्शन बचा ये, प्लस दूसरी चीज आप और जान लो यहीं पर, अब 2 कॉर्नर भी चले जाएंगे एक सेंटर पर, यानी कि अगर पूरी यूनिट सेल देखो तो 2 कॉर्नर भी आते हैं, तो 1/8 इंटू 8 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 6, जो ये है ना ये 6 आ जाएगा, तो ये हुआ आपका, चेक करिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, ए का कितना हो गया और बी का कितना हो गया, निकालो जरा, निकालिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लें, 6 आ जाएगा ना, तो अगर हम लोग एक यूनिट निकालते हैं तो यहाँ पर 6 आ गया, 3 आएगा एक का, तो एक का नंबर 3 आ जाएगा, और बी का नंबर जो है वो 4 आ जाना चाहिए, मिलाइए, नहीं डेसिमल में आएगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वैल्यू, डेसिमल में आएगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो फिर देखो, ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं, इन अ सॉलिड, समझो कोई बात नहीं, 3/4 आएगा, हाँ सही है, सुन लो पहले, इन अ सॉलिड ए बी हैविंग NaCl स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है वो फेस सेंटर्ड होता है, अलोंग बोला है ना, ए एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक, इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, किसी भी, तो ये कॉर्नर भी तो रिमूव करने पड़ेंगे, तो वो भी तो 2 चले गए, वो भी तो 2 चले गए, तो अब आप अलग अलग निकाल लो तब भी कंडीशन वही आएगी, जब 2 कॉर्नर गायब हो गए तो कॉर्नर होते कितने हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 में से कॉर्नर कितने चले गए, सुन लो पहले, शिवानी बता रहा हूँ, कॉर्नर कितने थे, 1/8 होता है, और कॉर्नर हमारे पास कितने थे एक्चुअल में, 8 कॉर्नर थे, कॉर्नर हमारे पास कितने रह गए, कॉर्नर तो हमारे पास 6 ही बचे, कॉर्नर तो हमारे पास 6 ही बचे हैं, तो ये हो गया आपका 6/8, ये कंडीशन हो गई हमारी किसकी, ए की, कॉर्नर तो 6 ही बचे, अब आ जाइए, इसके बाद आ जाओ आप बी पर, हमारे पास होती हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 6 2 चौको 8, 3/4 आ गया, अब यहाँ जो कंडीशन आती 1/2 गुणे, अब यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, ये कंडीशन हमारे पास रह जाएगी केवल, फेसेस कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 होती हैं, अब 6 फेसेस में से 2 उड़ा दीजिए आप, तो कितनी बची हमारे पास में, 6 फेसेस में से 2 गायब कर दीजिए, तो क्या बची हमारे पास में, फेसेस कुछ बची नहीं, बोलिए, 1/2 एक फेस पर है, केवल हमारे पास फेस अलोंग द फेसेस उड़ा दीजिए, जब अलोंग द फेसेस आप उड़ा देंगे तो क्या बचे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, तो कंडीशन आई, ए की वैल्यू आ जाएगी 3/4 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू चेक करो,
दो ही तो फेसेस बचेंगी, 4 आ जाएगी ना वैल्यू। जब 4 बची तो 2 दूनी 4, तो 2 ही तो एटम बचे हमारे पास में, 4 बची ना। हाँ तो 4 बची तो 4 का मतलब 2 हो गया। तो ये B2 कर दो, मल्टीप्लाई करके जरा चेक करो, देखो क्या आ रहा है। कोई ऑप्शन बन रहा है 203 वाले का, A3B4 या कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है, कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। नहीं आ रहा है। एक बार डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा बड़ा सा, तब बनेगा। यही ए तो बिल्कुल सही, ए तो 3/4 आना बिल्कुल निश्चित है। अलोंग द एक्सिस अगर मैं रिमूव करता हूं, 1 मिनट रुक जा बेटा, 1 मिनट रुको। B8 आ रहा है ना, 8 ऑप्शन नहीं दिया है, मिला लूं मैं पहले तब ऑप्शन चलेगा। नहीं, AB2 नहीं आएगा। एक एक्सिस ये रिमूव कर दो अलोंग, एक एक्सिस आप अलोंग द ये रिमूव कर दो, एक ही बचेगी, यानी कि एक ये रिमूव करें और एक ये हमारे पास में बची। इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग, if all face centered atoms along one of the axis, रिमूव कर दें। ठीक भाई, समझो हो गया। समझिए भैया, समझिए समझिए, कोई बात नहीं, हो गया काम। देखो कह ये रहा है कि सेंटेंस पढ़ना, इफ ऑल द फेस सेंटर्ड, क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देख लो। इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, जितने भी हैं, जितने भी हैं फेसेस आपको 6 दिखाई दे रही हैं, वो 6 को 6 आप जो है जब रिमूव कर दोगे, कंडीशन कह रहा है कि सब आमने सामने की, इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, किसी एक एक्सिस के एटम्स आप सब रिमूव कर दो। जब आप सब रिमूव कर दोगे तो कंडीशन क्या बचेंगे, अलोंग द एक्सिस केवल हमारे पास में आमने सामने की ही आएंगी, तो हर जगह हमारे पास केवल एक ही बचेगा। हाँ सही है। तो हम केवल एक फेस जब हटाएंगे तो हमारे पास फेसेस कितनी हैं, फेसेस एक्चुअली में 6 हैं, तो फेसेस बची हमारे पास में 4, तो बचेगा 2, तो इसका मतलब है 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन हमें सही करना पड़ेगा, ऑप्शन A3B8 ही करना पड़ेगा, ऑप्शन A3B8 ही करना पड़ेगा। चेक कर लो। A3B8 ही करना पड़ेगा। कॉर्नर 8 हो गए, फेस 4 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, यही होना चाहिए। एक बार चेक करके मुझे बताना। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है ऑल द फेस की, फेस सेंटर्ड एटम्स की बात कर रहा है, और NaCl स्ट्रक्चर में सोडियम क्लोरीन किनारे पर होता है, और सोडियम जो है आपको पता होना चाहिए क्लोरीन एज पे होता है, क्लोरीन एज पे होता है। NaCl स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, और NaCl के स्ट्रक्चर में क्लोरीन अगर नोटिस करोगे तो एज पे भी होता है, क्लोरीन एज पे भी होता है, ये बात भी ध्यान दो। नहीं बात आई समझ में, चलो कोई बात नहीं, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ, सब मिटा दो इसे। कोई बात नहीं, आप जब तक तसल्ली ना हो तब तक काम, कोई बात नहीं। आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई घबराइए नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलो हम जाएंगे कहीं नहीं दिलीप, जाएंगे कहीं नहीं। अगर हम सॉलिड का NaCl स्ट्रक्चर ले लेते हैं, चलो एक बार ध्यान दे लो आप। NaCl स्ट्रक्चर में कंडीशन क्या रहती, पहले तो आप ये जानो। चलो आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत होता हूँ
क्योंकि ज़्यादा लंबा डिस्कशन करूंगा तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा और उसमें क्या होगा, टाइम भी वेस्टेज होगा, माइंड भी डिस्टर्ब होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक सॉलिड है AB, वो NaCl स्ट्रक्चर है, ठीक, और NaCl फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपकी बात से ही चलता हूँ, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर्ड होता है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है ए एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर है, तो चलो आपके अकॉर्डिंग अगर मानता हूँ तो A इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 हो गया, जैसा कि हमने माना, और ठीक है। अब कह रहा है कि बी कहाँ पर होंगे, बी की अगर मैं बात करता हूँ तो बी फेस पे बात कर रहा है, चलो फेस पे हो गया 1/2 इंटू 6 हो गया, और यहाँ 6 का मतलब हुआ कि हम लोग 2 फेसेस गायब कर दें तो ये 4 रह जाएगा। तो आपने निकाला कि सर ये बी हो गया 2, तो मतलब आपके हिसाब से आंसर आ गया AB2, जो आप यहाँ पर टिक कर लेते, ये आपका कहना है, समझिए बात को। लेकिन जब भी NaCl टाइप स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है तो उस कंडीशन में NaCl टाइप का मतलब हुआ कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार Cl और Na है कहाँ पर, Cl और Na है कहाँ पर, ये भी तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपका कहना है कि सर ऐसा नहीं है, तो मैं थोड़ी देर से आपको, मैं कोई नहीं, जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं पहले आपके अकॉर्डिंग चलूं, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करूं, तब मैं आपको कुछ बता पाऊंगा, नहीं तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए ना। तो थोड़ा सा तसल्ली करो और समझने की कोशिश आप करोगे तो मैं समझाने की कोशिश भी आपको करूंगा इसमें, ठीक है। चलो देखो अब बात को, NaCl ये हुआ, अब NaCl की कंडीशन क्या आएगी वो समझो आप बात को। चलो आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा इसमें, 1 मिनट का समय दो। अब अगर मैंने NaCl का स्ट्रक्चर लिया, देखो ये NaCl का हो गया, NaCl के स्ट्रक्चर में आपने नोटिस किया होगा कि कॉर्नर पर कौन होता है, माइक ऑन करो कोई एक लोग माइक ऑन करो, तो फिर मैं बताऊं कॉर्नर पर कौन होता है और फेस पर कौन होता है, जी बताइए। कॉर्नर और फेस बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, जी बताइए, कौन बताएगा। क्योंकि जानकारी, हाँ सीमा बोलो, NaCl के स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे कौन होता है और फेस पर कौन होता है। Cl माइनस, Cl माइनस Cl- कहाँ होता है, कॉर्नर पर और फेस पर, कॉर्नर और फेस पर, वेरी गुड। और सोडियम कहाँ होते हैं, एज सेंटर पर। बस रुके रहना, इतने ही पे रुके रहना, क्योंकि ये डाउट अगर बना रहेगा ना तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी, समझो बात को अब ध्यान से। रुक जाओ एज बैटरी, हाँ बस 1 मिनट रुको, ये क्या लिख दूं, रेड वाले जो हैं ये मैंने Cl यहाँ लिख दिए, ये मैंने Cl लिख दिए, ये मैंने Cl लिख दिए, इसीलिए मैं आंसर वो बोल रहा था, Cl लिख दिए, ये Cl लिख दिया, ये Cl लिख दिया, ये Cl और ये Cl। सीमा सही लिखा है, ये सही लिखा है सीमा, हेलो, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर भी हमारे क्लोरीन एटम ही होंगे, एक बात ये जान लो, और एज पे होंगे हमारे, हाँ एज पे होंगे सोडियम, एज पे कौन होगा, Na। तो ये स्ट्रक्चर भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी हमारे पास। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आंसर AB2 नहीं होगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आंसर ये नहीं होगा। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास में फेस से कॉर्नर पर एटम देखने पड़ेंगे कौन है, एज पर कितना होता है ये भी आपको पता है, एज पर हमेशा कितना होता है, एज पे हमेशा 1/4 होता है, ठीक है, एज पे हमेशा 1/4 होता है, कॉर्नर पर हमेशा 1/8 होता है, और फेस पे हमेशा जो है वो 1/2 होता है। चेक करके देखो आंसर आपका आ जाएगा, इसलिए परेशान ज़्यादा नहीं होइए आप, आंसर गलती इसीलिए हो ही रही है, इसीलिए गलती हो ही रही है ये। अब आप सुकून से निकाल के देखना, अभी मैं आपकी बात
पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, नहीं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन आप नोट कर लो कहीं पर, क्वेश्चन कहीं पर नोट करो इसे, मैं रोके हुए हूँ इसे। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होना होइएगा, सोचे डाउट में आ जाएं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 204, द कॉमन फीचर अमंग द स्पीसीज CN नेगेटिव CO, द कॉमन फीचर अमंग द स्पीसीज CN नेगेटिव CO एंड NO पॉजिटिव R, क्या कॉमन फीचर है इसमें? इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, सभी में 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जितने भी हैं इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 ही होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी इन सबका 3 होगा। तो मतलब फिर इसका आंसर क्या होगा? 204 वाले का ए होगा क्या? ए होगा। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। चलो परेशान कतई ना हो। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, बताइए। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो पाउली का है, मतलब ए का हो जाएगा 5, मल्टीप्लिसिटी हुन्स का है 1, अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग का है 2, और क्वांटम थ्योरी 4। 5124 हो जाएगा, 5124, 205 का 5124, यानी डी ऑप्शन होगा। 5124 यानी डी ऑप्शन होगा। उसके बाद आ जाओ, ये लिस्ट करना है इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये सेकंड हो जाएगा। सेकंड, मेन ग्रुप एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मेन ग्रुप हो गया आपका, ये सेकंड हो जाएगा। इनर्ट गैस फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट। और उसके बाद हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट का, ये आ जाएगा डी वाला, फोर्थ। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का हो जाएगा आपका थर्ड। तो 2143, 2143 चेक करो जरा। सी ऑप्शन जाएगा, सी 2143 सी ऑप्शन जाएगा। आवाज मेरी आ रही है? ठीक है, चलिए 212 पे आ जाइए। हाँ सीमा बताओ क्या कह रही हो? सीमा बोलिए। उल्टा चलेंगे, 208, 12 से 8 की तरफ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से चलना चाह रहे हो 8 से चल लो, क्या परेशानी है। 207 भी तो अभी बचा है, 207। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉमन फीचर्स ऑफ द मॉलिक्यूल BF3 और CO एंड NOR, NOR। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करना है BF3 CO एंड NOR ये क्या है। तो मेरे हिसाब से ये गैस है, एक बात तो ये है, और दूसरी बात है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ये एक तो गैस है एंड डोंट फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑप्शन ढूंढो, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। 207 का आंसर डी आना चाहिए, ये आएगा डी।
दीक्षा, केवल 2 क्वेश्चन है जिन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल है। अगर आपको कुछ लगता है, कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या किसी भी साथी मित्र को हो, बता सकता है, बोल सकता है, ऐसी बात नहीं। हम जितना भी डिस्कशन करते हैं, देखिए हम लोगों की हैबिट रहती है कि क्वेश्चन हमने फटाफट बनवा लिए और क्वेश्चन बनाने के बाद जो है हम तुरंत सॉल्व आपके सामने ही करते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ कुछ सब क्रिस्टल और क्लियर चलता है। आपकी तरह ही हम भी डिस्कशन करते हैं। इन OF2 नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन लगा के फिर हम बैठे आपके सामने, लगाने के बाद आए बोले सारे अनु सर को एकदम सर रटे हुए हैं, तो हम ये करने में विश्वास नहीं करते हैं। 208 वाला बताइए, 208 वाला OF2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स कितने होंगे इसमें? 2 तो हो जाएंगे, 2 तो हो जाएंगे इसमें मेरे हिसाब से बॉन्ड पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? लोन पेयर चेक करिए कितने हो जाएंगे, 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हुए ना, पेयर में तो 3 ही है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका मतलब हुआ 208 का जवाब, बताओ आप। बी, नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर्स तो 2 ही हैं। अब यहां गिनो 1 2 3 4 5 6, पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 8 हुआ ना। ये बी ऑप्शन आएगा। इन OF2 की बात कर रहा है, नॉट इन OF2 की बात कर रहा है, नॉट ऑन ऑक्सीजन, नॉट ऑन ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा है। इन OF2 की बात कर रहा है, पूरा मॉलिक्यूल का पूछ रहा है। फॉर द ट्राई एटॉमिक AB2 सोज द, ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो एंगल कितना होना चाहिए? एंगल कितना होना चाहिए? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, दो 209 का जवाब दीजिए। चलिए 120 सब बता रहे हैं, मैं कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। अगर यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो म्यू इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। म्यू कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। म्यू इज इक्वल टू, फार्मूला पता होना चाहिए आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। और कॉस थीटा 90 डिग्री अगर मान लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, मतलब कॉस 90 मान लेते हैं, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर एंगल 90 से हम 180 करते हैं, 90 से अगर हम लोग एंगल 80 करते हैं, तभी हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट आएगा। यानी कि 90 डिग्री से लेकर के हम 180, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा बिकम्स मोर नेगेटिव हो जाएगी अगर हम एक यहाँ पर ले जाकर के 180 कर देते हैं, एंगल 90 डिग्री से 180 कर देते हैं। तो फिर सिंपल सी बात हुई कि थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा, उससे पहले नहीं। पढ़िए, फॉर द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल शो
विलो विच बॉन्ड एंगल थीटा वुड रिजल्ट इन द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट तभी आएगा जब हम 180 90 से 180 का मतलब है सीधा मॉलिक्यूल हमारे पास में ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इनको घटा करके हम 90 ले जाएं। हाँ 180 और 120 नॉन पोलर होता है, बिल्कुल 100% श्योर है, यानी हमें 90 डिग्री लेना पड़ेगा, नहीं तो 180 और 120 दोनों जो है वो नॉन पोलर में चले जाएंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही मनु, आपने सही एक्सप्लेनेशन भी दिया है, शाबाश। चलो 210 पे आ जाइए। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा तो क्लोरीन की होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाना चाहिए, क्लोरीन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन। बताओ भाई, दिलीप और अजय, बाकी लोग भी जवाब दो, 210 वाले का जवाब दो, 210 वाले का जवाब। ये हो जाएगा ना, ClOCN। नहीं, ClONC, सॉरी, ए होगा, ए होगा, ठीक ठीक, बिल्कुल सही, ये होगा, ClONC होगा, ए ही होगा, ठीक है, बी नहीं होगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, एक बार चेक करो। नहीं, D2 नहीं होगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नाइट्रोजन से कंपेयर कर लो। मुझे बी और ए में गलती कुछ महसूस हो रही, तो आप लोग एक बार चेक कर लो। नाइट्रोजन की लो होगी, नाइट्रोजन की लो होगी और इसकी ज्यादा होगी, इसका मतलब बी ऑप्शन आप सही बता रहे हैं, यही होगा। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन एक और भी लगती है जो मुझे याद आ रही है। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के केस में जो मुझे पता है ये पेयर्ड हो जाता है, और मतलब स्टेबल कन्फिग्रेशन, पेयर्ड नहीं, स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाता है, स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाता है, इसीलिए वैल्यू लेस हो जाती है। तो यही ऑप्शन आएगा, बी ही ऑप्शन होगा, हाफ फील्ड है, स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पर भी वही पूछ लिया है, तो ये तो सिंपल है। फ्लोरीन की वैल्यू कम होती, क्लोरीन की ज़्यादा होती, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की सबसे कम, यानी बी ऑप्शन 211 में, 211 में बी ऑप्शन चलेगा। बॉडी सेंटर्ड 212 देखो, द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हैज ए लैटिस पॉइंट। जी बताइए 212 वाला, 212 बताइए। बी होगा ना, बी, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड अगर सेल है तो कॉर्नर पे भी होता है और एक एटम बॉडी के सेंटर पे होता है। चलिए ये वाला बताइए 213, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इनमें किसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, इसमें किसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। एक तो ज्योमेट्री इसकी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 213 का जवाब दीजिए। इतना ही रखें, 213 का सी होगा, इसका पांचवें का होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, थर्ड वाले का भी होगा, ठीक है, थर्ड वाले का भी होगा। उसके बाद बना करके दिखाएं, आपको क्या करें, चलो बना करके दिखाता हूं।
इसको भी बना लो आप ऐसे करके, C डबल बॉन्ड S, यहाँ पर F ले लो, फिर F ऐसे ले लो, फिर F ऐसे ले लो, फिर F ऐसे ले लो। देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिख रहा होगा आपको, तो ये भी हो जाएगा और आपका एक ये भी हो जाएगा, तीसरा वाला भी हो जाएगा। S ले लो, डबल बॉन्ड O ले लो और यहाँ एक F ले लो, यहाँ भी एक F ले लो और एक F यहाँ ले लो, एक F यहाँ ले लो। C ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द d ऑर्बिटल आर, d ऑर्बिटल्स जो होती हैं इनकी कंडीशन क्या है। तो d ऑर्बिटल्स के अंदर आपको पता ही है, 214 वाले में देखिए कि 4 लोब्स 1 नोड होता है, 4 लोब्स होंगे और एक ही नोड होता है। 2 नोड नहीं होते, एक ही नोड होता है सीमा। जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है वो सेंटर पॉइंट ही तो होता है, यही तो होता है, यही पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। अपोजिट लोब्स हैविंग सेम साइन, हाँ ये भी बात सही है, तो बी ऑप्शन ये भी तो सही है, फिर ये भी सही है पॉइंट। एक चीज ध्यान दो, ये भी पॉइंट तो सही है तीसरा, तो 1 3 आंसर भी दिया है, 2 3 आंसर भी दिया है। अच्छा ठीक है, हाँ सही कह रही हो शिवानी। एक मिनट रुक जाओ, मैंने 2 एक्सिस ले लिए, 4 तो लोब हैं इसमें, 4 लोब, 1 2 3 4 लोब हो गए, 2 नोड हो गए। हाँ सही कह रहे हो, एक नोड इस एक्सिस का हो गया, नहीं सही है। ठीक 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 है, मान लिया आपकी बात। यानी ऑप्शन यहाँ पर होगा फिर 1 और 3, ये वाला ऑप्शन आएगा, बी आएगा, 1 और 3 आएगा। ठीक। एन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज -3, बताओ 3, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर ये -3 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहेगा, 215 डी रहेगा क्या। ठीक है, मान ली आपकी बात, क्योंकि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो आ जाएगा आपका 16 वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक, आइडेंटिफाई एट लीस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग, 16 बताइए, 216। लीस्ट स्टेबल कौन होगा, यही हो जाएगा ना, बेरिलियम। नेगेटिव 1s2 2s2 2p1, बेरिलियम नेगेटिव ही हो जाना चाहिए। कार्बन तो हाफ स्टेबल हो जाएगा ना, कार्बन नेगेटिव तो स्टेबल हो जाएगा, ये 2p3 हो जाएगा, ये 2p1 हो जाएगा, ये आपका 1s2 ही रहेगा, 2s 1s2 2s1, और ये रहेगा 1s2 2s2 2p1 और एक 2 हो जाएगा, यही आएगा, बेरिलियम ही आएगा। ये डिस्टेंस बढ़ गई दीक्षा, ये वाली डिस्टेंस मोर डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस, और ये लेस डिस्टेंस है।
हाँ वैसे भी निकाल दो, उससे भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट भी आ जाएगा। सॉरी, लिथियम पर अगर नेगेटिव लगा लो तो मुझे लग रहा है सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लिथियम पर नेगेटिव लगा लो, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बी पर बी ही आंसर आ जाएगा। लिथियम पे नेगेटिव लगा लीजिए आप। लिथियम पर नेगेटिव लगा लो, समस्या खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। A crystal will be hard and having high melting point. A crystal will be hard and having high melting point. 217. कोवेलेंट, कोवेलेंट हार्ड की बात कर रहा है। जैसे डायमंड, SiO2 क्रिस्टल हार्ड होते हैं और ये कोवेलेंट होते हैं। बस ये 220 तक करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी, सबसे कम आयनेशन एंथैल्पी किसकी आएगी? जिसमें एंटी बॉन्डिंग में मोर इलेक्ट्रॉन होंगे। जहां एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां आपको दिखाई दे रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा कहां दिखाई दे रहे हैं? डी ऑप्शन। सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन O2 नेगेटिव का लिखोगे जहां 3 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे मतलब इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी और लीस्ट आयनेशन एंथैल्पी हो जाएगी। खट से जरा से एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरा से एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा नहीं चाहिए होगी। 20वां बता दीजिए बस। कंसीडर द फॉलोइंग। अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पर आ रहे हैं? इसमें अनपेड कितने आ रहे हैं? ए। ठीक, चलो इतना रखो, बाकी कल मैसेज करूंगा। ठीक है, हो सकता है कल मुझे जाना है एक जगह, कल क्लास ना हो। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चंस करिएगा, लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसकी पीडीएफ मैं अपलोड किए दे रहा हूं और पीडीएफ एमसीक्यूज में जाएगी। ठीक है, उसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा अच्छे से, सभी लोग कायदे से कर लीजिएगा। और उसके बाद कल की जगह परसों क्लास ले लेंगे। ठीक है, कल की जगह पर परसों क्लास ले लेंगे, अनाउंस किए दे रहा हूँ इसीलिए। और संडे को आपका 1 अक्टूबर को टेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में लगा दूंगा फोल्डर, इसका अभी लगा दे रहा हूँ। ठीक, ओके।